गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स स्टार्ट कर दिया था। कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे फोर्स हो गई, मोमेंटम हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया। ये हम पढ़ चुके थे। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 को ही कंटिन्यू करेंगे और एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है जी। अच्छा सर, एक बात तो बताएं, चैप्टर 3 में हम पढ़ रहे हैं न्यूटन के ही लॉज ऑफ मोशन, लेकिन चैप्टर 2 में हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ मोशन। इन दोनों में क्या फर्क है? ये दो अलग अलग चीजें क्यों हैं? आपको याद होगा मैंने डिफरेंस बताया था आपको काइनेमेटिक्स के अंदर और डायनामिक्स के अंदर। ये दो ब्रांचेस हैं आपकी मैकेनिक्स की। जो डिफरेंस आपको याद होगा शुरू के लेक्चर से, अगर आप देख रहे हैं कि एक डिफरेंस होता है, जो काइनेमेटिक्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ मोशन के ऊपर ध्यान दे रही होती है, इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही होती कि ये मोशन किस कॉज की वजह से आया है। लेकिन डायनामिक्स के अंदर हम उस कॉजेस को भी पढ़ रहे होते हैं। तो काइनेमेटिक्स के अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो उस मोशन से रिलेटेड थी, जो मोशन उस वक्त हो रहा है। लेकिन डायनामिक्स के अंदर यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन उससे कंसर्न है, उससे कनेक्टेड है कि क्या कॉज थी, क्या फोर्स थी, क्या चीज थी जिसकी वजह से वो मोशन आया। तो ये लॉज उस चीज के लिए है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि दो अलग अलग चीजें कैसे हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन का पहला लॉ ऑफ मोशन। लेकिन पहले लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है जो मुझे लगता है आपको आपके लिए जानना जरूरी है। उस टर्म को कहते हैं इनर्शिया। उस टर्म को क्या कहते हैं? इनर्शिया। आसान लफ्जों में फॉर एग्जांपल ऐसे, मैं अगर रेस्ट की पोजीशन में हूँ, रेस्ट के स्टेट में हूँ और कोई फोर्स आती है, मुझे रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में लेके चली जाती है। कोई कोई फोर्स आई, मुझे रेस्ट से उठा के यूनिफॉर्म मोशन में लेकर चली गई, तो मेरा इनर्शिया, मैं एक रेजिस्टेंस दिखाऊंगा उस फोर्स की तरफ, एक रेजिस्टेंस दिखाऊंगा कि मेरा स्टेट चेंज ना करो, मेरा स्टेट चेंज ना करो, मैं जैसा हूँ सही हूँ, मैं जैसा हूँ मैं सही हूँ, मैं रेस्ट में हूँ तो रेस्ट में सही हूँ। तो ये जो मैं रेजिस्टेंस शो कर रहा हूँ ना उस फोर्स के लिए, उस फोर्स को, उस चीज को हम कहते हैं इनर्शिया। अच्छी जबान में कहें तो एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक जो बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखे, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। इस इनर्शिया की डेफिनेशन से ही हमारा पहला लॉ जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ड्राइव होगा। उसको देखते हैं वो किस तरह करता है। और हाँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को लेके न्यूटन साहब ने वो लॉ पेश किया था। आइए हम पहले उसको देख लेते हैं। आई होप कि आपको इनर्शिया समझ आ गया होगा कि इनर्शिया क्या होता है। मैंने अपनी एग्जांपल दी, जो कि मैं अगर रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहना पसंद करूंगा, मैं अगर यूनिफॉर्म मोशन में हूं तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करूंगा, मैं अपनी स्टेट को बदलना पसंद नहीं करता, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को बदलना पसंद नहीं करता। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है जी। इसकी स्टेटमेंट क्या है? बहुत आसान है। जैसा हमने इनर्शिया पढ़ा कि एक बॉडी अपने स्टेट को कंटिन्यू रखेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कोई फोर्स आके उसका स्टेट को चेंज ना कर दे, कोई दूसरी फोर्स आकर, एक्सटर्नल फोर्स आके उसका जो है स्टेट चेंज ना कर दे। ठीक है। तो हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि अब बॉडी, क्या एक बॉडी जो है कंटिन्यू करेगी अपना स्टेट, अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें भी हो, जिसमें भी हो वो कंटिन्यू रखेगी उसको स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कंटिन्यू रखेगी इन अ स्ट्रेट लाइन, अनलेस until and unless an external force acts on it,
अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। समझ आया बच्चों? समझ आया? इंग्लिश में लिखा है, समझाते हैं क्या होता है। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक बॉडी हूँ और मैं रेस्ट में हूँ, मेरा इनर्शिया कह रहा है मैं रेस्ट में ही रहूं, मैं मूवमेंट में नहीं जाना चाहता, मैं मोशन में नहीं जाना चाहता, मैं रेस्ट में रहना चाहता हूं, तो मेरा इनर्शिया मुझे रेस्ट में ही रहने देगा। अनलेस एंड अनटिल कोई फोर्स बाहर से आगे, कोई बंदा आगे मुझे धक्का दे दे, तो जैसे ही वो मुझे धक्का देगा तो फिर मैं मेरी स्टेट रेस्ट से चेंज होकर यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसकी एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक गाड़ी के अंदर सफर कर रहे हैं और आपने अपना सीट बेल्ट भी बांध रखा है, ठीक है। तो क्या हुआ, आप हाईवे पे थे तो एकदम से सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक मारा, जिसकी वजह से आपको भी ब्रेक मारना पड़ गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई कि एक सीट पे मैं बैठा हूँ और एक सीट पे मेरी कुछ किताबें हैं जिसको सीट बेल्ट जो है कवर नहीं कर रही, वो सिर्फ किताबें रखी हुई है मेरे साइड वाली चेयर के ऊपर, साइड वाली सीट के ऊपर। अब मैं और वो किताबें दोनों सेम मोमेंटम से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अचानक क्या हुआ, सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक मार दिया, तो हमें भी, हमारी गाड़ी ने क्या किया, हमने भी ब्रेक अप्लाई किया। जैसे ही हमने ब्रेक अप्लाई किया तो गाड़ी तो रुक गई, गाड़ी तो रुक गई, सही है। उस फोर्स की वजह से आपका वो डिसेलरेशन तो हो गई, लेकिन हम जो हैं, मैं और मेरी किताबें, हम दोनों भी किसमें थे, यूनिफॉर्म मोशन में थे। तो अब क्या होगा कि वो जैसे ही वो रुका, हमारा जो बॉडी है वो आगे जाएगा। आगे क्यों जा रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, हम मोशन में थे ना, हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं अपने स्टेट को, इसे कहते हैं इनर्शिया, अपने इनर्शिया को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, मेरी किताबें नीचे गिर जाएंगी, और मुझे कौन सी एक फोर्स बचाएगी आगे जाने से, मेरा सीट बेल्ट मुझे बचा लेगा, जबकि बुक्स पे कोई सीट बेल्ट नहीं लगा था, वो आगे जाके गिर जाएंगी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। नोट्स के अंदर भी हमने एग्जांपल दी हुई है, इसको एलैबोरेट करने के लिए, वो भी आप पढ़ सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी पढ़ लेते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी पढ़ लेते हैं। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं कहा जाता है, इसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी पढ़ लेते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बेसिकली रिलेशनशिप बना के देता है कि फोर्स का और एक्सेलरेशन और मास का आपस में क्या ताल्लुक है, फोर्स का और एक्सेलरेशन और मास का आपस में क्या ताल्लुक है। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने बॉल है उसको किक किया, मैंने एक फोर्स मारी उस ऑब्जेक्ट पे, जब भी वो नेट फोर्स पड़ेगी बॉडी के ऊपर, एक एक्सेलरेशन पैदा होगी, क्योंकि मैंने जैसे किक किया है बॉल को, बॉल आगे की तरफ गई, चेंज इन वेलोसिटी हुआ उसका पर यूनिट टाइम। तो जैसे ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, तो हम देखते हैं कि वो उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को फेंका था, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाएगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी। तो फिर इससे हमें ये पता चला कि जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उतना ही जो है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, इसीलिए फोर्स और एक्सेलरेशन अब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ आती है बात? लेकिन लेकिन एक्सेलरेशन फोर्स के साथ तो क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी एक्सेलरेशन उतना ज्यादा जो है, जितनी ज्यादा आपको एक्सेलरेशन चाहिए उतनी ज्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। लेकिन इनवर्सली रिलेशनशिप किसके साथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, मास ऑफ बॉडी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना भारी होगा उतना कम जो है एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, जितना भारी होगा उतना कम एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, या जितना कम मास होगा बॉडी का उतना ज्यादा एक्सेलरेशन मिलेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। ठीक है जी। इसकी जो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसकी जो डेरिवेशन तो ये खैर एक, ये फॉर्मूला जो हमने अभी यूज किया हुआ है, अभी पिछले टॉपिक्स में हमने यूज किया था, उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा यार ये तो हमने यूज किया हुआ है। क्या? हमारी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, सही है, बात समझ आती है। और हमारी एक्सेलरेशन और किस चीज से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से। तो इसको अगर हम यूं लिख दें तो कोई मुजाहिके वाली बात
नहीं होगी F/m। ठीक है, बात समझ आती है, बात समझ आती है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का फिगर लगा हुआ है, प्रोपोर्शनैलिटी को फिगर को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेकर आते हैं जिसे कहते हैं k F/m। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक k की वैल्यू लाए, k जो है 1 के बराबर है, तो a F/m हो गया। a F/m, या इसकी जो अच्छी शक्ल हमने देखी थी F ma हो गया। ये फॉर्मूला यहाँ से आया था, ये फॉर्मूला यहाँ से आया था। ठीक है जी, तो आपको उम्मीद करता हूँ सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी समझ आ गया होगा। अब पढ़ लेते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तीन ही क्यों दिए भाई, तीन ही क्यों दिए? थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, आइए जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, अभी जान लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहता है, आसान सी बात, जैसा करोगे वैसा भरोगे, सिंपल। हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, जैसा एक्शन करोगे वैसे ही इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन आएगा। मेरा बॉडी, मेरा जो मास है वो जमीन के ऊपर एक वेट का वेक्टर लेके जा रहा है, उसका एक्शन है ये, लेकिन इतना ही जमीन मुझे रिएक्शन में दे रही है, तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वैसा ही इतना ही आ रहा है। समझ गए आप क्या कह रहा हूं मैं? तो फॉर एवरी एक्शन, आसान सी सिंपल सी बात रखें क्या, कि हर एक्शन के लिए फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड देयर is an equal and opposite reaction। ठीक है जी, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है। अच्छा जी, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको समझ आ गया होगा कि जैसा एक्शन लोगे वैसा ही इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा। अब है कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसी से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। कह रहा है कि वर्क एग्जाम्पल 5 है, ये है हमारी वर्क एग्जाम्पल 5। वर्क एग्जाम्पल 5 कह रहा है फाइंड करो फोर्स कितनी लगेगी, डेटा बना लेते हैं पहले। कह रहा है फोर्स मालूम करो, अच्छा भाई मालूम कर लेते हैं, फोर्स मालूम करनी है। ठीक है, जो कि एक्सेलरेट करे एक बॉडी को 50 केजी, 50 केजी के मास को करे एक्सेलरेट। ठीक है, समझ आती है। कहाँ तक? 5 मीटर पर सेकंड, पर मीटर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गई आपकी एक्सेलरेशन। सिंपली क्या है, F इज इक्वल्स टू एम में डालेंगे आप, और ये सीधा सीधा आंसर आपके पास 250 न्यूटन का। ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सिंपली वैल्यूज पुट ऑन करनी है, तो इसका आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको देखते हैं। वर्क एग्जांपल 6, वर्क एग्जांपल 6 पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द फोर्स। अच्छा, ये भी कह रहा है फाइंड द फोर्स। फोर्स में ऐसा क्या रखा है भाई, जो कि एक गाड़ी को स्टॉप करे 1000 केजी मास की, मास है 1000 केजीज, 1000 केजी का मास है। ठीक है, समझ आ गई बात। फोर्स मालूम करो जो कि गाड़ी को रोक दे, गाड़ी को जब रोकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। सही है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और वो कह रहा है इस वेलोसिटी से आ रही थी वो, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई जो कि है 72, अच्छा किलोमीटर पर आवर है। क्या है, हमें चाहिए होता है ऐसा यूनिट के मुताबिक मीटर पर सेकंड, ये है किलोमीटर पर आवर।
इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे जी, 72 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर, 1 मीटर में कितना होता है 1000, छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई किया, आवर्स सेकंड में जाना, छोटे में जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो नीचे है तो नीचे ही रहेगा 3600। इससे जो वैल्यू आपकी निकलेगी वो निकलेगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, हमें पता चल गया। कह रहा है ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स, 40 मीटर का डिस्टेंस भी दे रहा है, 40 मीटर का डिस्टेंस भी दे रहा है। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमें मिल गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं फोर्स निकालनी है तो कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से करते हैं। फोर्स निकालनी है हमें, फोर्स का फॉर्मूला पता है एम ए, लेकिन हमें पास मास मौजूद है, एक्सेलरेशन बोलो भाई नहीं है। तो क्या एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या हमने कोई एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था? हाँ सर, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसमें दो इक्वेशंस ऐसी थी जिसमें एक्सेलरेशन की बात की जाती थी, और एक जो थर्ड वाली थी इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें हमें क्या चाहिए होता था 2as, ए हमें चाहिए, एस मौजूद है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो उसको यूज कर लेते हैं कि since a is equals to 2as is equals to vf square minus vi square, तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, अगर vf स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर माइनस 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s, 2 into 40। ठीक है जी, तो इसका एक्सेलरेशन जो निकल कर आएगा हमारे पास, जो इसका एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव कितना 5 मीटर पर सेकंड आएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। क्यों आया नेगेटिव? क्योंकि हम उसको रोक रहे हैं, एक्सेलरेशन से डिसेलरेशन में लेकर आ रहे हैं। तो ए मालूम हो गया, जब ए मालूम हो गया हमें, तो F इज इक्वल टू मास कितना था 1000 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन है -5, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय -5 इज 5000 न्यूटन नेगेटिव, 5000 न्यूटन नेगेटिव की आपकी फोर्स रही होगी। इतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी, इतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप एक गाड़ी जो कि 1000 किलो की है उसको रोकना चाह रहे हैं, 72 किलोमीटर पर आवर से जो आ रही है उसको रोकना चाह रहे हैं, तो कम से कम आपको इतनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी, इतने न्यूटन फोर्स लगेगी। और क्योंकि ये आप जो मोशन है उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से नेगेटिव फोर्स आ रही है, इसकी वजह से नेगेटिव फोर्स आ रही है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। मिटा देना। सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या करते हैं भाई, जो मेन फिगर चाहिए उसका फॉर्मूला लिखते हैं, और फिर देखते हैं कि ये हमें कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, क्या हमें कोई दूसरे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से न्यूमेरिकल को आप जो है करना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी न्यूमेरिकल के चीता हो जाएंगे, चीते हो जाएंगे, चीते। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो हुआ है लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स। अब एक सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन था, कह रहा है क्या रीजन है कि हम एक जर्क सा महसूस करते हैं, जैसे ही हमारी बस रुकती है हम थोड़ा आगे से होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे ही ब्रेक लगता है थोड़ा आगे होते हैं हम, वो क्यों होता है? बड़ी सिंपल सी बात है, हमने कहा कि इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी चाहती है कि हम जिस यूनिफॉर्म मोशन से चल रहे हैं वैसे ही चलें। एक ऑपोजिट फोर्स ने बस को तो रोक दिया, लेकिन मुझे नहीं रोका, क्योंकि मुझे नहीं रोका इसलिए उसके अगेंस्ट में अपनी यूनिफॉर्म मोशन को ही मैंने कंटिन्यू किया और वो आगे हो गया उससे। वो आपको इस बात का आंसर मिला होगा। एक सवाल है कि क्यों डेंजरस है एक मूविंग बस से गिरना? भाई आप एक मोशन से जा रहे हो, जैसे ही आप रेस्ट की हालत में आना चाहोगे तो आप उस मोशन को खो दोगे और आप गिर जाओगे। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, वही इनर्शिया की वजह से हो रहा है। ये लॉस ऑफ बैलेंस होगा और पोटेंशियल इंजरी का भी चांसेस है। ठीक है, अच्छा जी,
मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? आपको हमने चैप्टर नंबर 1 में याद है 2 चीज़ें पढ़ाई थी। एक थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ और एक थी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट याद है तो मास जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, ये खुद ही डिफाइंड एक चीज़ है। जबकि वेट जो है वो एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो कि W=mg से निकल कर आता है। उसको एक फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है अपने आप को डिफाइन करवाने के लिए, तो वो वेट होता है इसकी। अब मास जो है आपका सेम रहेगा चाहे आप मून पे हो या अर्थ पे हो, लेकिन वेट आपका, क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटी शामिल हो जाती है कि कितनी ग्रेविटी है जिस आप सरफेस पे खड़े हो, उस हिसाब से आपका वेट जो है मून पे और अर्थ पे डिफरेंट रहेगा। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मास को केजी में करते हैं, जबकि वेट जो है आपका वो न्यूटन में दिखाया जाता है, वो यूनिट में शो किया जाता है। ठीक है, तो ये मास और वेट की डिस्कशन हो गई। चलिए जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने तीनों न्यूटन के लॉज ऑफ मोशंस कवर किए, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखी, एग्जांपल्स के साथ उनको समझने की कोशिश करी। आई होप आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई हो इसकी। और आपको कोई भी सवाल है तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल रिप्लाई। और अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।